नमस्कार साथियों, मैं साहिल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंग्लिश मैथ गुरुजी। तो आज हम इस सेशन में चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का पार्ट 3 को शुरू करने वाले हैं। तो पार्ट 3 में हम सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। हमने पार्ट फर्स्ट और सेकंड में सभी टॉपिक्स को क्लियर कर लिया था। इस वीडियो की मैं आपको एक ख़ास बात बता देता हूँ कि जिसने पार्ट फर्स्ट और सेकंड को भी नहीं देखा है तो हम पार्ट 3 में ही क्वेश्चंस विद कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। हम क्वेश्चन के साथ ही सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे। तो आइए, तो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, इक्वेशंस को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। ओके, तो हमें ग्राफिकल मेथड को से सॉल्व करने से पहले एक इम्पोर्टेंट पॉइंट को नोट करना है कि इक्वेशंस लीनियर है और लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ आता है वो एक लाइन आता है। एक लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ आता है वो एक ये लाइन। ओके, तो यहाँ पर लीनियर इक्वेशंस का पेयर है, तो ग्राफ पर दो लाइंस आएंगी। उन दो लाइंस के इंटरसेक्ट करने के कितने तरीके हो सकते हैं कि वो ना तो चाहे तो इंटरसेक्ट ना करे या फिर वो इंटरसेक्ट सिर्फ एक पॉइंट पर करे या फिर लाइन के ऊपर लाइन आ जाए, लाइन के ऊपर लाइन आ जाए, मतलब हर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे। तो उन दो लाइंस का जो इंटरसेक्ट करने के तरीके हैं वो तीन तरीके हैं कि वो इंटरसेक्ट ना करे या फिर एक पॉइंट पर करे या फिर हर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे। ओके, तो अब हमें इन इक्वेशन से लाइन बनानी है और ये देखना है कि ये एक भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करता है या फिर एक पर करता है या फिर हर एक पर करता है। उस हिसाब से हम इनके सॉल्यूशंस को बता पाएंगे। तो आइए इन इक्वेशंस का ग्राफ बनाते हैं। तो जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है ना, और ये हमने सेकंड मान ली, ये फर्स्ट मान ली, ये सेकंड मान ली। अब क्या करेंगे हम क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे, एक्स वाई की वैल्यू खुद से एज्यूम करेंगे, दो या फिर तीन वैल्यूज़ एक्स और वाई की निकाल लेंगे। मतलब इस इक्वेशन से एक्स और वाई की दो या तीन वैल्यू निकाल लेंगे, उनसे पॉइंट मतलब पॉइंट मिलेंगे हमें। उन पॉइंट्स को हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे और उन पॉइंट्स को मिला देंगे, वो हमें लाइन दे देगी। अब जैसे ये एक्स ये वाई, ये बॉक्स बनाना है ऐसे, एक्स ये वाई। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर मानो 0, क्या मानना 0। वाई की क्या आएगी यहाँ से 3। एक्स की वैल्यू हमने क्या अज्यूम की 0 और 0 से वाई की वैल्यू क्या आई 3। वाई की वैल्यू क्या आई 3। ओके, अब इसी तरह हम वाई की क्या करेंगे अज्यूम 0, वाई की क्या करेंगे अज्यूम 0, एक्स की क्या आएगी 2। तो इन दो वैल्यूज़ को मतलब इन दो पॉइंट्स को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करें 0 3, यानी एक्स पर 0 और वाई पर 3। एक्स पर कहाँ ये 0, ये एक्स कोऑर्डिनेट 0 है यहाँ पर, 0 0 वाई भी। तो एक्स पर 0 यहाँ पर है और वाई पर देखो, पहले हमें एक्स पर देखना है तो एक्स पर 0 है, उसके बाद हमें वाई पर कितना 3। तो ये पॉइंट हो जाएगा एक्स पर 0 और वाई पर 3, समझे? इस तरह से पॉइंट रिप्रेजेंट हो गया। अब ये एक्स पर 2 देखोगा ये, और वाई पर 0, मतलब वाई पर नहीं जाना ऊपर ना ही नीचे, तो ये पॉइंट। और अब इन पॉइंट्स को ऐसे कर दो और ये लो जी। ओके, अब इसी तरह हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 को देखना है। एक्स और वाई की वैल्यू आप खुद से अज्यूम करोगे, मुझे बता दीजिए कि आपने क्या अज्यूम किया। तो आपने एक्स की वैल्यू 0 अज्यूम की होगी, तो वाई की वैल्यू 6/4 यानी कि 3/2, यानी कि इसको 1.5 भी कहते हैं। ओके सर, जी सर। वाई की वैल्यू 0 अज्यूम करी सेकंड वाले में, एक्स की वैल्यू 1।
हमने क्या किया, सेकंड वाली इक्वेशन में x की वैल्यू 0 और एक बार y की वैल्यू 0 अज्यूम, x की 0 तो 3/2 y की वैल्यू मिली, y की वैल्यू 0 अज्यूम की तो x की वैल्यू 1 मिली। ओके, अब इन दो पॉइंट को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना, तो x की वैल्यू 0 ये यहाँ पर, y की वैल्यू देखो 3/2 ये यहाँ पर। ओके जी, और ये x का 1 मतलब ये यहाँ पर, और y 0 मतलब ऊपर नीचे कहीं नहीं, x पर 1 और y ऊपर नीचे कहीं नहीं, तो ये पॉइंट हो जाएगा। और ये हो गया हमारा जी सर, ये हो गया। तो अब आपको ये लाइन कहीं पर इंटरसेक्ट करती हुई दिखाई दे रही है, देखो दे रही है क्या? नहीं सर, ये इंटरसेक्ट करती हुई तो दिखाई नहीं दे रही है, तो इसका मतलब है कि ये पैरेलल लाइन है और इनका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो इससे इन इक्वेशंस का कोई भी सोल्यूशन नहीं है, समझे? अब ये पैरेलल कैसे, मतलब पैरेलल जैसे ग्राफ में तो हमें थोड़ा सा ये है कि एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है क्योंकि ये आगे भी जा रही है लाइन, मतलब, पर एक बार हम अलजेब्रा से चेक कर लेते हैं, अलजेब्रिक मेथड से। तो जैसे कि अब हमें क्या करना है, इन दोनों का रेशियो निकाल लो, एक्स वाले कोफिशिएंट्स का 3/2, एक्स वाले कोफिशिएंट्स का रेशियो क्या है 3/2, और इनका निकाल लो 3/6 है, 3 कितना है 6, और 2/4, 1/2 है ये। एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स तो का रेशियो तो इक्वल है, एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स का रेशियो तो इक्वल है, और ये देखो ये 6/6 यानी 1, ये इनके इक्वल नहीं है। और पैरेलल के लिए क्या कंडीशन रहती है अलजेब्रिक मेथड में, a1/a2 b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इसे आप नोट कर लीजिए, ओके, और अपने बक्से में इसे बंद कर लीजिए, आपके फॉर्मूला बक्सा में इस फॉर्मूले को बंद कर लीजिए, ओके जी। तो अब हमें क्या याद रखना, मतलब मेन मैं क्या आपको बताना चाहता हूँ कि जब पैरेलल लाइन बनेगी तो नो सॉल्यूशन, और वो कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट, तो इनकंसिस्टेंट है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और कंडीशन क्या होगी, a1/a2 मतलब x वाले जो कोफिशिएंट्स हैं उनका रेशियो इज इक्वल टू होगा y वाले कोफिशिएंट्स b1/b2 के रेशियो के, इज नॉट इक्वल टू होगा कांस्टेंट के रेशियो के, समझे? तो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने इक्वेशंस को सेम रख के सिर्फ 6 को 12 से रिप्लेस किया है। तो आइए अब इन इक्वेशंस की लाइन बनाते हैं। तो लाइन बनाने के लिए x की वैल्यू अज्यूम करो 0 अज्यूम की, तो y की वैल्यू क्या मिली हमें 3, y की वैल्यू 0 अज्यूम की, तो x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 2, क्योंकि ये तो सेम है। अब नीचे वाले में देखो क्या चेंज आएगा, x की 0, y क्या आ जाएगा 3, y की 0, तो x की क्या आ जाएगी 2। अब देखो ये 0 3, ये 2 0, देखो दोनों के पॉइंट सेम आ गए हैं, दोनों इक्वेशंस के पॉइंट क्या आ गए हैं सेम, 0 3 0 3, 2 0 2 0। तो इसका मतलब क्या, अब जैसे इन्हें यहाँ पर रिप्रेजेंट करें 0 3 0 x 0 यानी ये, और 3, और मतलब यहाँ पर 0 और 3, तो 0 और ये 3, ये दोनों का एक ही पॉइंट हो गया। और 2 0, ये 2 और 0 y पर हम गए नहीं, और ये फर्स्ट वाले की मान लो इक्वेशन की लाइन, और ये सेकंड वाले की मान लो ये वाली लाइन। मतलब दो है कि जो दोनों लाइन है ना वो सेम पॉइंट से गुजर रही हैं, सेम पॉइंट से गुजर रही हैं, ओके। तो मतलब हर एक जो ये पॉइंट है ना वो इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन है, समझे? जो हर एक पॉइंट है, मतलब दोनों लाइन ही एक ही लाइन है, मतलब तो हर एक पॉइंट इनका क्या है सॉल्यूशन है। जैसे ये 2 0 भी,
ये 0 3 बी, ये यहाँ पर जो भी आएगा ये 1 1, ये कुछ भी मतलब जो इस लाइन पर पॉइंट है वो हर एक इसका सोल्यूशन है। तो इन्हें कौन सी लाइन बोलेंगे? कोइंसिडेंट लाइंस। कौन सी लाइंस? कोइंसिडेंट लाइंस। ओके, तो अब हम अलजेब्रिक मेथड से चेक करते हैं। तो 3/6 एक्स के कोफिशिएंट्स का रेशो, 2/4 वाई के कोफिशिएंट्स का रेशो और 6/12 कांस्टेंट का रेशो। अब इनका रेशो मतलब कि तीनों के कुल 1/2 1/2 1/2। तो यही कंडीशन क्या होती है? अपने फॉर्मूले के बक्से में बंद कीजिए इसे, B1/B2 C1/C2 ये अपना बक्सा बंद। ये किसके लिए कंडीशन है? कोइंसिडेंट लाइंस के लिए। क्या कंडीशन है? A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट को कर लेते हैं। तो इन इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन से एक्स की वैल्यू निकाल लो, 6 - 2y/3। सेकंड इक्वेशन से, सेकंड इक्वेशन में एक्स की वैल्यू को पुट करेंगे, मतलब जो हमारी ये इक्वेशन नंबर 3 आई है इससे एक्स की वैल्यू को सेकंड में पुट करेंगे। तो 6 × 6 - 2y/3। ओके, प्लस 4y इज इक्वल टू 12 इज इक्वल टू 12। तो अब 6 को 6 से मल्टीप्लाई करो। अब 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 36/3 माइनस का 6 को -2y से करेंगे तो माइनस का 12y/3 प्लस 4y इज इक्वल टू 12। ओके, तो अब यहाँ से जैसे y की वैल्यू निकालनी है तो ये 12 माइनस का 4y प्लस 4y इज इक्वल टू 12। अब हमें -4y से ये 4y कैंसिल, 12 इज इक्वल टू 12। तो इसमें तो हमारे पास वेरिएबल ही नहीं बचा, तो उसकी वैल्यू क्या बचेगी? 4y से 4y कैंसिल, मतलब -4y से 4y कैंसिल। तो इससे हमारे पास दो कंडीशन होंगी, मतलब यूनिक सोल्यूशन तो अब है ही नहीं, या फिर नो सोल्यूशन कि y की वैल्यू कुछ है ही नहीं, और या फिर ये हो सकता है कि y कैन टेक एनी वैल्यू। तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे y के, जब y की एक वैल्यू नहीं आई है, मतलब y का जब वेरिएबल नहीं बचा, तो या तो नो सोल्यूशन कि y की वैल्यू कोई होगी नहीं, या फिर इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। तो हमें वो चेक करना पड़ेगा, उनके कोफिशिएंट्स के रेशो देखने पड़ेंगे। तो आइए इधर जानते हैं। तो 3/6 एक्स के कोफिशिएंट 2/4 यहाँ भी इक्वल है, इज इक्वल टू 6/12। 6/12 मतलब क्या है कि सभी रेशियो क्या है? इक्वल है। सभी रेशियो क्या है? इक्वल है। तो इसका मतलब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट को कर लेते हैं। इसमें भी इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है। तो क्या करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लेंगे, 6 - 2y/3। इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 से x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो 6 × ये 6 - 2y/3, ये प्लस का 4y इज इक्वल टू 6। ओके जी, ओके। और ये हमारा 6 से 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36/3, और क्या होगा? माइनस का 12y/3। समझ रहे ना? 6 को 6
3 से यानी 36/3, 6 को -2y/3 से माइनस का 12y/3 प्लस का 4y इज इक्वल टू 6, और ये यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी 36/3 माइनस का 4y प्लस का 4y इज इक्वल टू 6। यहाँ भी 4 की वैल्यू नहीं बची, यहाँ पर भी y की वैल्यू नहीं बची, -4y से 4y कैंसल। तो फिर से हमें क्या चेक करना होगा कि इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन है या फिर एक भी सोल्यूशन नहीं है। तो 3/6 a1/a2 हो गया इज इक्वल टू 2/4 b1/b2 हो गया, और इनका रेशियो 1/2 हो गया, मतलब दोनों का इक्वल अभी तक। तो c1/c2 6/6 यानी 1, मतलब क्या है इज नॉट इक्वल टू। तो a1 ये कंडीशन है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये कंडीशन हमारी किसके लिए है, पैरेलल लाइंस। तो ये किसकी कंडीशन होती है, नो सोल्यूशन। पैरेलल लाइंस में कोई कॉमन पॉइंट मतलब कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करती लाइंस, नो सोल्यूशन है। तो क्या है, नो सोल्यूशन। तो हमें क्या समझना है, जब मतलब कि वेरिएबल की वैल्यू ही नहीं आएगी सब्स्टिट्यूशन, तो हमें इन कंडीशन से ही पता लगेगा कि इनफाइनाइट सोल्यूशन मतलब कि जो एग्जिस्टिंग इक्वेशंस हैं उनकी कितनी वैल्यू एग्जिस्ट करती हैं या फिर कोई सोल्यूशन ही नहीं है, समझे। तो अब आइए तो अब क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, आंसर दी MCQs, मतलब कुछ क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट्स दिए हैं जो कि MCQ क्वेश्चंस है, इनको आंसर करना है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये दो इक्वेशंस के कोफिशिएंट्स की रेशियो है और हमें लाइंस बतानी है। क्या करनी है, लाइंस बतानी है। तो लाइंस आर, ये कोफिशिएंट्स के रेशियो है। तो किसके लिए होती है कंडीशन, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। कोइंसिडेंट नहीं सर, नहीं भैया। इंटरसेक्टिंग नो, फॉर पैरेलल। ओके, तो पैरेलल के लिए हमें ये कंडीशन याद रखनी है। इंटरसेक्टिंग के लिए a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, और कोइंसिडेंट के लिए a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ओके, अब सेकंड जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का, तो MCQ क्या है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 6। ये इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट। तो क्या होती है कंसिस्टेंसी, मतलब किन इक्वेशंस का जैसे वन सोल्यूशन है तो कंसिस्टेंट इक्वेशंस, क्या वन मतलब वन तो होना ही कंपलसरी है, मतलब जिसका वन हो या फिर मतलब कितने मर्जी हो, मतलब वन होना कंपलसरी है कंसिस्टेंट के लिए, और इनकंसिस्टेंट जिसका एक भी ना हो। तो अब जैसे हमें ये इक्वेशन दिया है तो हमें कैसे पता लगेगा कि इसके कितने सोल्यूशन है। तो इसके लिए हमें कोफिशिएंट्स वाले मतलब कि रेशियो निकालने पड़ेंगे। तो भैया कौन सी लाइन है, तो 3/6, 3 और 6 और 3/6, 4/8 इज इक्वल टू 4/8 इक्वल 1/2 इज इक्वल टू 6/12। तो मतलब क्या है, इनफाइनाइट सोल्यूशन है, 1/2 है, 1/2 है, 1/2 है, 1/2 है, 1/2 है, समझ रहे ना। तो इक्वल रेशियो क्या है, इक्वल है, तो मतलब कितने, इनफाइनाइट सोल्यूशन है। तो इनफाइनाइट सोल्यूशन है तो ये कंसिस्टेंट हुई, क्या हुई, इक्वेशंस कंसिस्टेंट, समझे कंसिस्टेंसी का। 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, 3y प्लस 4x इज इक्वल टू 6। ग्राफ दोस्तों 4x plus 3y is equal to 6, 3y plus 4x is equal to 6. Graphs of lines will be intersecting parallel coincident. तो अब जैसे हम इसे समझे तो ये लाइन है, मतलब ये क्या है, इक्वेशंस है, इक्वेशन से क्या बनेगी, लाइन, ग्राफ पर लाइन बनेगी और लाइन बतानी है वो कैसी है। तो इनसे एक बार इनके सोल्यूशन पता करते कितनी है, 4/3 इज इक्वल टू 3/4, यही इक्वल नहीं है, मतलब इसका ओनली वन सोल्यूशन है। तो वन सोल्यूशन के लिए क्या होता है, इंटरसेक्टिंग, लाइन आर इंटरसेक्टिंग, मतलब क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। तो मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करता हूँ क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से वन क्वेश्चन बनना ही बनना है। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। जब कोफिशिएंट्स के रेशियो इस तरह होंगे तो लाइंस इंटरसेक्टिंग होगी,
ओनली वन सोल्यूशन होगा उन इक्वेशंस का। जब ये कंडीशन होगी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, पैरेलल होंगी लाइंस, नो सोल्यूशन, कहीं पर ग्राफ इंटरसेक्ट नहीं करेगा। जब ये कंडीशन होगी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, लाइन कोइंसिडेंट्स होंगी, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे, हर पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही होंगी क्योंकि सेम ही लाइन है वो। समझे? अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं जो कि हमारा एलिमिनेशन मेथड पर बेस रहेगा। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें क्या करना है, सोल्व द इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। इक्वेशंस को सोल्व करना एलिमिनेशन मेथड के साथ। आइए करते हैं। तो ये जैसे कि हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिया है 3x + 2y = 6 एंड सेकंड इक्वेशन विल बी गिवन 2y + 3y, सेकेंड इक्वेशन विल बी गिवन 2y + 3y = 6। ओके, तो हमें कैसे करना है, इनमें जैसे हमें या तो x के कोफिशिएंट्स को इक्वल कर लो या फिर y के कोफिशिएंट्स को इक्वल कर लो। तो इक्वल करने के लिए हमें क्या मल्टीप्लाई करना होता है। क्या करना होता है? मल्टीप्लाई। तो जैसे हम पहले देखते हैं क्या इक्वल है या नहीं। x और y के ये 3 है 2 इक्वल नहीं है, y के देखे 2 है 3 है, ये भी इक्वल नहीं है। तो मल्टीप्लाई के लिए अब जैसे हम इसको 3 से कर दें, पहले ये देखो, जैसे इसको 2 से करेंगे तो 4, तब भी इक्वल नहीं होंगे। इसको 2 से करेंगे तो ये 6, इसको 2 से करेंगे मतलब इक्वल नहीं हो रहे हैं। तो दोनों इक्वेशंस को करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो इसको करेंगे हम 2 से और इसको करेंगे 3 से। समझ रहे? इसको करेंगे 2 से और इसको करेंगे 3 से। तो पूरी इक्वेशन को करना है। तो फर्स्ट वाली को इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें, 6x + 4y = 12। ये हमारी थर्ड मान सकते हैं। और ये 2y को 12, ये x है, यहाँ पर क्या है x, और ये 6x और ये + 9y = 18। समझे? अब क्या करना है हमें, इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 4 को माइनस करना है। माइनस क्यों करना है? ताकि x वाली टर्म है वो हट जाए। हमें इक्वल क्यों करने होते हैं? ताकि हम टर्म को हटा सके। सिर्फ एक वेरिएबल में हमारे पास इक्वेशन बचे, उस एक वेरिएबल की इक्वेशन बचने के बाद हम उससे उस वेरिएबल की वैल्यू निकाल लें, और वैल्यू निकालने के बाद हम उससे अदर इक्वेशन में पुट करके अदर वेरिएबल की वैल्यू निकाल लें। तो अब x वाली टर्म कैंसिल, 4 से करेंगे माइनस का 5y = ये -6, क्योंकि ये माइनस यहाँ पर भी माइनस करने के लिए क्या होता है, जो नीचे वाली होती है नहीं उसका हर एक साइन, जैसे ये प्लस वाला माइनस, ये प्लस वाला माइनस, ये प्लस वाला माइनस। समझे? अब यहाँ से y की वैल्यू निकालोगे तो अब 6/5 अब इस 6/5 को किस में रखेंगे, जैसे ये फर्स्ट इक्वेशन थी इसमें रख दो। तो 3x + 2y मतलब 2 × 6/5 = 6, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 माइनस का 12/5, और ये अभी 3 इधर ही, और इसको सोल्व करो। 3x = ये 5 LCM 6, ये 30 आएगा इधर 30, ये 5 12। समझ रहे ना? ये तो आते ही होगा आपको। 3x = 18/5 और x की वैल्यू 18/5 × 3 मतलब ये भी क्या जाएगा 6/5। मतलब x और y दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है। मतलब x और y दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है। 6/5 6/5। समझे? तो इस तरह से हम एलिमिनेशन मेथड से भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो अब आइए कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इस तरह से हम एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ओके, अब जैसे हम यदि क्रॉस चेक करें एक बार,
ये 6/5 6/5 है, तो इसमें रखो 3 × 6/5 3 × 6/5 प्लस 2 × 6/5 क्या वैल्यू आती है 6, देखते हैं। 3 × 6 18/5 प्लस 12/5, ये 6 मतलब ये 5, ये 30 हो जाएगा, और ये 6 ये 6, यस इट्स करेक्ट। समझे, मतलब ये क्रॉस चेक होगा कि 6/5 वैल्यू क्या है, करेक्ट है। तो अब हम क्या करते हैं, कुछ मिसलीनियस क्वेश्चन को करते हैं, जो कि मतलब एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, या फिर मतलब कोई से भी मेथड से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, पर हमें मतलब इजी से क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं। तो 7 क्वेश्चन क्या है हमारा, 7th क्वेश्चन क्या है, सोल्व द इक्वेशंस। किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हैं, पर हम प्रेफरेंस किसको देंगे, जिससे हमें आसान लगेगा। तो क्या ग्राफ से आसान है, मतलब कि ग्राफ से है तो आसान है, पर थोड़ा लेंथी चला जाता है, तो इसलिए हम सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड में से कोई सी मेथड को करेंगे। तो अब जैसे कि हम इस क्वेश्चन को देखें, तो क्या सब्स्टिट्यूशन आसान है, मतलब इसमें पहले तो इन्हें एक स्टैंडर्ड में चेंज करो। स्टैंडर्ड में करने के लिए तो एलसीएम हमें लेना पड़ेगा। ओके, अब जैसे फर्स्ट को देखें, तो फर्स्ट में एलसीएम लेंगे, इधर ही लेते हैं एक बार। 15 सिर्फ लेफ्ट साइड, 15 ये राइट साइड है, ये मेरे इधर लेफ्ट साइड है। ओके, तो 15 5 ये 3x प्लस ये 15 को 3 से डिवाइड करें 5 को y से मल्टीप्लाई 5y। ओके, समझ रहे, ये 2, अब इस 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 30। ये इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 2 को ऐसे ही एलसीएम लोगे, लेफ्ट साइड 15 और इधर 5x प्लस ये 3y, समझ रहे ना, यहाँ से इज इक्वल टू 3। ओके, अब इसको 15 को 3 से मल्टीप्लाई यानी कि 45, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 4। अब इन इक्वेशंस को आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन से भी, एलिमिनेशन से भी, पर हम किसको प्रेफरेंस दे रहे हैं अभी, एलिमिनेशन को, क्योंकि हमने इस पार्ट में एलिमिनेशन का सिर्फ एक क्वेश्चन किया है। ओके, तो अब मैं इसको एक बार जैसे ये 2 और ये यहाँ पर क्या आया था 30 आया था, ये तो ये 2 इक्वेशंस थी, यही थी ना, फर्स्ट इक्वेशन ये थी, सेकंड ये बनी थी, मतलब थर्ड ये बनी थी। अभी क्या हुआ था, हमने फर्स्ट से क्या बनाई थी, ये थर्ड वाली 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 30, और ये सेकंड से फोर्थ बनाई थी 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 45। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, किस मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से। तो अब देखो इनके कोफिशिएंट्स इक्वल करने हैं, क्या करने हैं, कोफिशिएंट्स इक्वल करने हैं। तो अब x के देखें, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। 5 से क्यों करेंगे, क्योंकि इसमें 5 है, और इसको 3 से करेंगे, मतलब पूरी इक्वेशन को, इसको 5 से, इसको 3 से, 15 हो जाएगा x की कोफिशिएंट्स। तो आइए करते हैं, ये क्या आ जाएगा 15x, इधर ही लिख लेते हैं, 15x प्लस 25y फाइव को 30 से 150, और अब इसको 3 को 5x से 15x प्लस 3 को 3y से 9y, और 3 को 45 से 135। अब इसमें से इसको माइनस करो, तो जो भी है नीचे वाले क्या हो जाएंगे, जिसके प्लस का वो माइनस, प्लस वाला माइनस, प्लस वाला माइनस, ये टर्म कैंसल, और ये 14y 16, 25 में से 9, 16y इज इक्वल टू 15, y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 15/16।
16। इस तरह से एलिमिनेशन मेथड से y की मिल गई। अब तो आगे सिंपल है, y की वैल्यू को हम इसमें ये कोई सी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, इसमें 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 कोई से भी रख लो, x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। समझे? तो इस तरह से मतलब इस तरह के क्वेश्चंस को हमें एलसीएम लेना है, स्टैंडर्ड में चेंज करना है, स्टैंडर्ड के बाद हम किसी भी सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन कोई सी भी मेथड से उससे वो सोल्व कर सकते हैं। समझे? अब हम मिसलिनियस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो मिसलिनियस क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन नंबर 8 शुरू हो चुका है और ये क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट है। तो आइए, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड न्यूमरेटर मतलब समझ रहे हैं ना, एक फ्रैक्शन की बात हो रही है, उसका कोई न्यूमरेटर है, उसमें 1 को ऐड करना है एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर फ्रैक्शन सब्ट्रैक्ट करना है 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर। ए फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, मतलब कि फ्रैक्शन किस में चेंज हो जाएगी तब वो 1 में, तो मतलब माननी पड़ेगी वो फ्रैक्शन पी बाई क्यू। लेट की हमने फ्रैक्शन पी बाई क्यू, ओके, ये लेट। तो फर्स्ट कंडीशन तो ये थी, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। मतलब जो ब्लू वाले में है वो फर्स्ट कंडीशन है और सेकंड कंडीशन क्या है, रेड वाले मार्कर में जो लिखी है। तो लेट की हमने पी क्या है यहाँ पर न्यूमरेटर और ये क्या है डिनोमिनेटर, ओके, पी न्यूमरेटर और क्यू डिनोमिनेटर। तो अब क्या करना है हमें, ये पी मतलब ये फ्रैक्शन मानी हमने, तो इसमें पी बाई क्यू में ऐड करना है, मतलब कि न्यूमरेटर में जो फ्रैक्शन है 1 और सब्ट्रैक्ट करना है 1 डिनोमिनेटर से, तब वो फ्रैक्शन किस में, ये फ्रैक्शन थी पहले, ये पूरी फ्रैक्शन किस में चेंज होगी अब 1 में। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और सेकंड क्या है, सेकंड को हम ग्रीन से लिखते हैं, इट बिकम्स 1/2 इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। मतलब कि जब हम इसमें डिनोमिनेटर में ओनली 1 ऐड करेंगे ना, तो ये क्या बन जाएगी, ये 1/2, ये सेकंड हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी सेकंड। ये फर्स्ट p + 1 मतलब कि न्यूमरेटर में 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, ये रिड्यूस हो जाएगी ये फ्रैक्शन 1 में, समझ गए? तो 1 के इक्वल लिख लेंगे। अब क्या 1/2 बन जाएगी कब, जब हम सिर्फ डिनोमिनेटर में ऐड करेंगे 1। ये बन गई हमारी इक्वेशन, पी और क्या की वैल्यू निकाल लो। अब कैसे निकाल लेंगे, तो यहाँ होएगी क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या होएगी क्रॉस मल्टीप्लाई, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, p + 1 = क्यू - 1 यहाँ से, और यहाँ से क्या आएगा 2p, p + 1 की मल्टीप्लाई 1 से p + 1, क्यू - 1 की 1 से क्यू - 1, p की 2 से 2p = क्यू + 1 की 1 से क्यू + 1। अब हम इन इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, तो इसको करो, तो ये हो जाएगा p और क्यू को इधर लेकर आएंगे, क्यू - 2, समझ गए? और ये 2p - क्यू = 1। ये मतलब एक इक्वेशन ये बन गई, एक ये। अब इनको दे दो नाम आप, इसे थर्ड इक्वेशन, इसे फोर्थ इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है, मतलब ये बनी, जैसे ये इक्वेशन बनी थी फर्स्ट और सेकंड, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो नहीं थी, इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किया, ये और ये थर्ड और फोर्थ इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब इनको करना है सिंपल, अबाउट सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन से क्या करेंगे, p की वैल्यू निकालो फ्रॉम थर्ड,
ये थर्ड है, तो पी की वैल्यू क्या आई, क्यू माइनस का 2 प्लस का क्यू, या फिर P इज इक्वल टू क्यू माइनस का 2, -2 प्लस क्यू हो या फिर क्यू माइनस 2 हो, समझ गए। इसी तरह यहाँ से अब थर्ड से हमें P की वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट करनी है 4 में, थर्ड से P की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है 4 में, समझ गए। तो अब P की वैल्यू को हम क्या लिख देंगे, या इधर ही करते हैं 2, इस वाले में P के जगह पर क्या लिख सकते हैं हम प्लेस पर, क्यू माइनस 2 इज इक्वल टू वाले ये माइनस ये क्यू ये प्लस 1, समझ गए। ये माइनस है यहाँ पर, P की जगह पर हमने क्या लिखा, क्यू माइनस 2 सब्सटीट्यूट की फ्रॉम थर्ड से, फ्रॉम थर्ड नहीं, ये इक्वेशन नंबर कौन सी है, हाँ थर्ड से ही तो लिखा है। और ये यहाँ से क्यू की वैल्यू क्या आएगी, 2 क्यू माइनस 4 माइनस का क्यू इज इक्वल टू 1, और ये क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, क्यू इज इक्वल टू ये माइनस का 4 है इधर उधर जाकर 2 क्यू माइनस क्यू माइनस का 4 उधर जाकर प्लस क्यू, तो क्यू की वैल्यू 5। इस 5 को हम किस में रख सकते हैं, इसमें रख लो, जैसे 5 माइनस 1 4, ये 1 उधर जाकर, अब जैसे हम थर्ड में रखे इक्वेशन नंबर 6 बनेगी या 5, इक्वेशन नंबर 5 को, इक्वेशन नंबर 5 से क्यू की वैल्यू को थर्ड में रखे, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, पुट दी वैल्यू ऑफ क्यू इन थर्ड फ्रॉम 5, समझ गए ना, फ्रॉम 5, तो क्या आएगी, P माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस का 2, और क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 2 प्लस 5, यानी क्यू इज इक्वल टू 3, तो P 5 आ जाएगा अपना, नहीं क्यू 5 आ जाएगा, और ये P बचा है यहाँ पर, ये क्या P हमारा 3, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, P बाई क्यू माननी थी, हमने लेट की थी फ्रैक्शन P बाई क्यू, तो 3 बाई 5 इज फ्रैक्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। एक बार दोबारा समझो, हमने फ्रैक्शन लेट की P प्लस क्यू, हमने कंडीशन से फर्स्ट कंडीशन जैसे ब्लू मार्कर में लिखी है P प्लस क्यू, तो उससे ये बने P प्लस क्यू डिवाइडेड बाई क्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 1, समझ गए। अब सेकंड कंडीशन रेड मार्कर्स में लिखिए जो 1/2 बनेगी कब, जब हमने डिनोमिनेटर में क्या किया, 1 को ऐड किया, ओके। तो हमने इन स्टैंडर्ड फॉर्म में किया, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया, और P की मतलब कि एक वेरिएबल में चेंज करके फिर सेकंड अदर वेरिएबल की भी वैल्यू निकाली हमने, समझ गए। ये प्रोसेस था पूरे क्वेश्चन का, आप भी इसे आसानी से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी तरह से मिसलेनियस। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट 2 को कर लेते हैं। तो पार्ट 2 क्या कहता है, 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। मैं ये क्वेश्चन कराने से पहले आपको कुछ बता देना चाहता हूँ कि इन क्वेश्चंस को करने से हम इस चैप्टर की इक्वेशंस को भी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। और जो मेन बात है कि आपके क्वेश्चन पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि एज से रिलेटेड, नंबर से रिलेटेड, या फिर जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था फ्रैक्शन से रिलेटेड, समझ गए ना। तो इस तरह के क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है, और मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आप इस क्लास के क्वेश्चंस को अटेंड करें, आपके क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे वो इस क्लास से बाहर नहीं जाएंगे, मतलब कि कॉन्सेप्ट इनसे रिलेटेड होगा, समझे। तो अब आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो जैसे कि 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब कि 5 years ago। तो पहले ये देखो आपको निकालना क्या है, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, मतलब कि प्रेजेंट डेट की बात हो रही है। जो बात समझो, क्वेश्चन को समझो एक बार। 5 years ago तो ये है, 10 years later मतलब कि बाद में, 10 years later बाद में नूरी विल भी होंगे, मतलब होंगे आज से 10 साल बाद। पहले 5 साल पहले ये था और 10 साल बाद होगा ये, मतलब प्रेजेंट की अब पूछ रहे हैं।
तो प्रेजेंट की ही लेट करेंगे हम, लेट प्रेजेंट इज, सोनू की क्या मान लोगे आप, या फिर नूरी की एक्स मान लो और सोनू की वाई, सोनू की क्या मान लोगे, वाई। ओके जी, ओके। अब कंडीशंस पर जाओ और कंडीशन से इक्वेशन बनाओ। 5 years एगो नूरी वाज थ्राइस, 5 years नूरी है जो, इसकी 5 year एगो कितनी होगी, एक्स माइनस वाई। अभी मैं 5 साल का हूँ तो 5 साल पहले कितने साल का होगा, 0, उसमें से माइनस करो, मतलब कि मैं 5 साल पहले हुआ था, ये मतलब है ना इस बात का, समझ गए ना। तो 5 year एगो नूरी की जो एज थी वो कितनी थी, एक्स माइनस 5। ओके, जैसे कोई 20 का है तो 5 year एगो कितना होगा, वो 15 का, उसमें से 5 माइनस करेंगे, समझे। तो जो x माइनस 5 है वो इक्वल है, मतलब कि सोनू की कितनी होगी उस टाइम, y माइनस 5, उसकी भी तो इतनी ही होगी, y से माइनस 5 करेंगे, जब इसकी माइनस की है तो इसकी भी होगी, आज की प्रेजेंट में से 5 year एगो। थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब जितने का सोनू था ना उस टाइम, ये 3 टाइम थी उसकी, नूरी 3 टाइम्स सोनू, ये तो लिखा नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब कि उसकी एज से 3 टाइम थी वो। थ्राइस का मतलब क्या होता है, 3 टाइम्स। 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस, 10 years लेटर, मतलब ये फर्स्ट और लेटर के लिए गया x + 10 और y + 10, और बन जाएगी कितनी है, नूरी ट्वाइस इज दी विल बी y + 10, मतलब 10 years लेटर एज ऑफ सोनू। ओके, तो अब फर्स्ट और सेकंड से हम इक्वेशंस बनाएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं इसको। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस का 15। कई बार पता क्या बोल जाते हैं, इससे मुझे मल्टीप्लाई करना, ये याद रखना, यहाँ बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब इसको मल्टीप्लाई करना ही भूल जाते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखो। x + 10 इज इक्वल टू 2y + 10, 10 थोड़ी आएगा, 2 की 10 से हुई है 20, समझ गए ना, इस तरह से बोल जाते हैं। अब x माइनस 5 को उधर ले जाएंगे, x माइनस 3y माइनस का 15 और प्लस का ये 5, ये बनी हमारी थर्ड, और ये बनेगी सेकंड, x माइनस 2y इज इक्वल टू ये 20 माइनस 10, ये बन जाएगी हमारी 4। अब देखो थर्ड और फोर्थ में खासियत क्या है कि x के कोफिशिएंट इक्वल है, एलिमिनेशन मेथड से बहुत जल्दी सोल्व हो जाएगा। तो थर्ड को यहाँ पर लिखो, इधर लिख लो, x माइनस 5 इज इक्वल टू x माइनस 3y x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 15 + 5 यानी माइनस का 10, और ये x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस का मतलब प्लस का 10, और ये अब इससे माइनस करेंगे, ये थर्ड है ये फोर्थ है, माइनस तो ये माइनस है तो इधर प्लस, इधर प्लस है तो इधर माइनस, और ये x से x की टर्म कैंसिल, y माइनस y बच जाएगा यहाँ पर, माइनस 3y + 2y माइनस का y, और ये माइनस का 20 और y की वैल्यू 20, और ये y की वैल्यू किसी में पुट कर लो, जैसे हम सिंपल में पुट करें, इसमें पुट कर लेते हैं, थर्ड में पुट करते हैं, पुट दी
पुट द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम 5 in 3 x माइनस 3 इंटू वाई की जगह पर क्या लिखना है 20 इज इक्वल टू माइनस का 10 और ये x इज इक्वल टू माइनस का 10 प्लस का 60 3 इंटू 20 उधर जाएगा मतलब इधर माइनस का तो उधर जाएगा प्लस का और x की वैल्यू 50 मतलब प्रेजेंट एज क्या है 20। कौन है सोनू और ये नीरू नूरी समझ गए। तो नूरी को अब जैसे हम देखे सोच के देखे 5 ईयर एगो ये 15 ये 45 5 ईयर एगो ये 15 ये 45 3 टाइम है ना 45 15 का और 10 ईयर लेटर 10 30 60 2 टाइम्स हो जाएगा। तो इस तरह से मतलब क्रॉस चेक भी करके देखना आपको क्वेश्चन। ये जैसे 5 ईयर एगो 15 ये 45 3 टाइम हो गया जो कि क्वेश्चन की कंडीशन थी। 10 ईयर लेटर 30 10 ईयर लेटर 60 जो कि 2 टाइम्स हो गया। इस तरह से आपको क्रॉस चेक भी करना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड ही। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट कर लेते हैं। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। मतलब कोई 2 डिजिट का नंबर है और उसके डिजिट्स का जो सम है वो कितना है 9 दिया गया है। और आल्सो यह भी 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। मतलब हमें उस नंबर का जो ऑर्डर है वो रिवर्स करना है। मतलब जो जैसे 21 कोई नंबर है तो इसे रिवर्स कैसे कर सकते हैं 1 आगे आ जाएगा 2 पीछे चले जाएगा मतलब वंस के प्लेस वाला टेंस पर चले जाएगा टेंस वाला प्लेस। तो जैसे हम इसको समझे जैसे ये 2 डिजिट का नंबर है ये मल्टीप्लाई नहीं है यहाँ पर कभी x को y के साथ मल्टीप्लाई समझ गए। ये वंस का प्लेस है ये टेंस का प्लेस है समझ गए। या फिर एग्जांपल ऐसे लेते हैं ये 53 है यहाँ पर वंस का प्लेस 3 है और टेंस का प्लेस क्या है 5। अब जैसे हम इसे रिवर्स कर दें तो yx ऐसे ही हो जाएगा। ये यहाँ पर रिवर्स का मतलब तो यही है ना ये 35 हो जाएगा वंस का प्लेस टेंस के प्लेस के साथ रिवर्स और टेंस का प्लेस वंस के प्लेस के साथ रिवर्स समझे। तो इस तरह से हम मतलब नंबर्स को रिवर्स करते हैं। पर जो नंबर का 2 डिजिट के नंबर के लिखने का मतलब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो किस तरह होता है जैसे एक्स वाई ये हम लिखते हैं ये मल्टीप्लाई है एक्स और वाई की समझे। इस तरह से लिखेंगे जैसे 53 है 53 को कैसे लिखेंगे 5 इंटू 10 प्लस 3 कुछ समझे नहीं समझे। जैसे 21 है 21 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 10 प्लस 1। इन दोनों में एक चीज़ कॉमन पाओगे आप कि मैंने यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई किया। 2 डिजिट के नंबर में हम ऐसे ही करते हैं जैसे 78 है इसको क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 10 प्लस 8। अब जैसे इसमें क्या किया मैंने जो वंस का प्लेस हो तो ऐसे कैसा बाद में प्लस कर रहा हूँ मैं और जो ये वाला है टेंस वाला उसकी मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो इसी तरह से जो एक्स वाई नंबर है मैंने जैसे 3 ऐसे लिख दिया तो इसको y को ऐड कर दो ऐसे ही और जो हमारा टेंस का है उसे 10 से मल्टीप्लाई कर दो यानी ये कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन हमें 2 डिजिट्स के नंबर का मिलता है। तो वैसे तो मल्टीप्लाई है पर ये वंस का प्लेस है यहाँ पर टेंस का प्लेस है। एक्सप्रेशन इसलिए ये होता है समझ गए मतलब कि 2 डिजिट्स के नंबर का एक्सप्रेशन ये होता है। तो हम इसी का यूज़ करेंगे इसमें ओके। तो अब हम जैसे करते हैं शुरू तो लेट करेंगे नंबर तो वंस के नंबर को क्या मान लेंगे वंस के डिजिट को क्या मान लेंगे x
और y के मतलब टेंस के डिजिट को क्या मान लेंगे y। तो नंबर किस तरह का हो जाएगा, ये देखो यहाँ पे 10x, x क्या था टेंस का था, पर यहाँ पर y है, तो नंबर कुछ इस तरह का हो जाएगा 10y + x। समझ गए ना आप, मतलब कि ऐसे प्लस करना है वंस वाले को ऐसे प्लस करना है, और जो टेंस वाला है उसकी 10 से मल्टीप्लाई करनी है, तो ये नंबर हो जाएगा हमारा, ये वो नंबर है। तो अब हमें मेन क्या है, x और y की वैल्यू निकालनी है, x और y की वैल्यू निकालनी है, और इसमें पुट करके हमारा वो नंबर आ जाएगा। तो अब जैसे हम कंडीशंस देखें, तो द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। जो इस डिजिट के नंबर का सम है, डिजिट क्या क्या है, x और y है ना, एक वंस और, तो इन दोनों का सम क्या है 9 है। डिजिट तो यही है ना x और y उस नंबर की, वंस ये है, वंस डिजिट और टेंथ डिजिट ये है, तो फर्स्ट इक्वेशन तो ये है। सेकंड, उस नंबर का जो 9 टाइम्स है, मतलब इस नंबर का 9 टाइम्स लिखो, 9 × 10y + x इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग। अब जैसे मैं रिवर्स करूं, यहाँ yx होता है, तो रिवर्स कैसे होएगा, ये वंस वाले को ऐसे ही पीछे ऐड कर देंगे और ये 10y हो जाता, 10y + x, मतलब इसका रिवर्स xy, ये तो 21 का तो 12 हो जाता, मतलब 10 × 1 + 2 हो जाता है। समझ गए ना। तो इसी तरह से 10y की जगह पर आपके लिख देंगे 10x + y, ये रिवर्स, और ये 2 टाइम्स है, ट्वाइस दी रिवर्सिंग ऑर्डर ऑफ द नंबर। समझ गए। अब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे और आंसर आप खुद फाइंड आउट करोगे। करो पहले इसको, करो जल्दी करो, पॉज करके करवाना। तो आइए इस साइड करते हैं, पहले इक्वेशन बना लो स्टैंडर्ड फॉर्म में। फर्स्ट तो लिखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में, सेकंड को 90y + 9x, भूल मत जाना इसको, बचपन का भूल मत जाना, 20x + 2y। ओके जी, ओके। तो अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, 88y और ये 20x, ये माइनस का उधर हो जाएगा जाकर, ये 11x, और कैसे चेंज कर सकते हैं इसको, 11x उधर ले जाएंगे तो माइनस का 88y, इधर क्या 0 बचेगा, इधर क्या बचेगा 0। समझ रहे हो, ये तो बेसिक सी चीज़ है। तो अब हम इन दोनों इक्वेशन से, मतलब इसको सेकंड मान लो या थर्ड मान लो, इसको सेकंड मान लो गया तो इसको थर्ड मान सकते हैं। फर्स्ट और थर्ड से फाइंड आउट करो, तो कर ली होगी वैसे तो आपने, मैं मानता हूँ। अब हम इसको 11 से मल्टीप्लाई कर लें ताकि दोनों के कोफिशिएंट इक्वल हो जाए, और एलिमिनेशन मेथड से कर दें। तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11x + 11y इज इक्वल टू 99। ये तो होगी हमारी फर्स्ट कि मतलब मल्टीप्लाई होगी ये 9 से, और ये इसको ऐसे लिखो, ये ब्लैक से लिख देता हूँ मैं, ये वाली ओके। ये माइनस का 88 इज इक्वल टू, और क्वेश्चन यही वाला आएगा आपके एग्जाम में, यही वाला, ये मान कर चलना कि यही वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। ये माइनस पता है आपको, माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, प्लस वाला माइनस का, और ये एक्स वाली टर्म कैंसर, और ये 99y, और ये 99, y की वैल्यू हमारी 1।
ओके, और इसको 1 को इसमें पुट करें, कोई सी भी इक्वेशन नंबर मान लो, जैसे 4th है तो 4th से y की वैल्यू 1 में पुट करोगे तो x + 1 = 9, x की वैल्यू 8, और ये हमारी इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 4 से y नंबर में पुट करो तो नंबर आपका आ जाएगा, तो नंबर क्या था 10y + x, y की वैल्यू क्या है 1, 10 × 1 + x क्या 8, यानी 18 आपका वो नंबर है, यानी 1s का प्लेस 8 और ये 10s का प्लेस 1। ओके, तो इस तरह से हमने नंबर को फाइंड आउट किया। और इस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में अक्सर, मतलब बहुत मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये वाला, तो NCERT का ही क्वेश्चन है और मोस्ट रिपीटेड, इस तरह के बहुत से क्वेश्चन आते हैं, समझ गए। और इनको बहुत ही मतलब आसानी, मेन कॉन्सेप्ट क्या है, रिवर्सिंग ऑर्डर को समझ लो होता है नंबर के। एक 81 पर मतलब इस तरह का क्वेश्चन आता है, एक 45 पर 54 हो जाएगा, वो 5 - 4 कुछ इस तरह से, मतलब एक क्वेश्चन आता है CSC में। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी पर बेस। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 के 4th पार्ट को कर लेते हैं, और ये है अपना इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। तो आइए एक बार कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज़। ओके, शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ ओनली। मतलब कि निकलवाने गई 2000 रुपीज़ एंड शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 एंड, मतलब उसे क्या चाहिए, सिर्फ 50 के नोट्स एंड 100 के नोट्स। शी गोट 25 नोट्स इन ऑल। निकालना क्या, एक इन क्वेश्चंस की खासियत बताऊं, हमें लेट पता क्या चीज़ करनी है, जो हमें मैक्सिमम वो लास्ट लाइन में मिलेगा, फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100। अब लेट कर लो, सॉल्यूशन हो गए 50 के नोट्स कितने x, और 100 के नोट्स y। ओके, अब हम जैसे पहले सेकंड लाइन को पढ़ो, इसको टोटल सी गोट 25 नोट्स इन ऑल, मतलब कि टोटल नोट्स कितने हैं 25 फर्स्ट, एंड सी वेंट टू ए बैंक टू ए विड्रॉ 2000 रुपीज़, टोटल 2000। अब जैसे हमारे पास इस क्वेश्चन को करने का मेन स्टेप क्या है, इसको समझो। जैसे हमारे पास 2 नोट है और 1 नोट 50 रुपीज़ का है, तो टोटल रुपीज़ कितने हुए 100 रुपीज़। 2 नोट है 100 रुपीज़। ओके, अब एक सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा आपसे, 5000 मतलब 500 हमको निकलवाने हैं, और हमारे पास 100 के नोट है, क्या है 100 का नोट है, तो कितने नोट चाहिए, तो मतलब कि 5 नोट चाहिए हमें इंटू 5, इस तरह से है, मतलब कि 500 निकलवाने हैं तो 100 इंटू 5 चाहिए। तो इसी तरह से हमारे पास x नोट है 50 के, तो 50x हमारे पास हो जाएंगे 50 वाले नोट्स की, मतलब कि टोटल वैल्यू हो जाएगी, समझे ना। इस तरह से जैसे ये 100 के 5 नोट्स थे, उनकी टोटल वैल्यू कितनी 500। इसी तरह से 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी टोटल 100 इंटू वाई, मतलब y नोट है 100 के, और टोटल ये कितने मिलेंगे उसे 2000 रुपीज़, ये फर्स्ट ये सेकंड। अब इसको हम कोई से भी मेथड से सॉल्व कर लेंगे।
तो इसी के साथ दोनों इक्वेशन से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर को कमेंट करेंगे। तो हमने इस सेशन में सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से मतलब हर एक टॉपिक को मतलब टॉपिक वाइज ही हमने मतलब एक तरह से इस चैप्टर में क्वेश्चंस को हमने टॉपिक वाइज करते हुए सभी टॉपिक को क्लियर किया है और ये चैप्टर हमारी तरफ से अब फिनिश है। वैसे चैप्टर का कोई एंड नहीं होता, कभी एंड क्यों नहीं होता? क्योंकि आपको रियल लाइफ से चैप्टर को कनेक्ट करना पड़ता है और जब आप अपने एफर्ट चैप्टर को दोगे तब जाकर आप उस चैप्टर से जुड़ पाओगे, बहुत इजीली समझ पाओगे कि कैसे सिचुएशंस को आपको मैथमेटिकली लिखना है। और यह चैप्टर इजी है, मतलब आपके एफर्ट्स क्या, आपको रियल लाइफ से उस चैप्टर को कनेक्ट करना ही पड़ेगा, जब जाके आप उस चैप्टर को आसानी से समझ सकते हो। ओके, जय हिंद, जय भारत।